हो गया। नमस्कार भाई सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में क्या चल रहा है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास मेरे बच्चों, इसमें हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए? एक तो अरबों का भारत पर आक्रमण, इसमें हमने पढ़ लिया इस्लाम धर्म पढ़ लिया। टॉपिक जो कवर कराया मैंने, मैं वो लिख रही हूँ। इस्लाम धर्म कर लिया है। एक क्या कर लिया? हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम जो पहला आक्रमणकारी था, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्या किया, महमूद गजनी, मेरे बच्चे गजनवी भी बोल सकते हैं इसको, गजनी भी। उसके बाद क्या किया है? मोहम्मद गोरी है मेरे बच्चे, ठीक है। ये कवर हो गया, बस इतने किया ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? राजपूत वंश, राजपूत वंश के। राजपूत वंश में मेरे बच्चे हमने कर लिया है गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा कौन सा किया? हाँ जी, गढ़वाल वंश। तीसरा कौन सा किया? परमार वंश। कौन सा किया? चालुक्य वंश। उसके बाद चौहान। उसके बाद ये सारे लिख दिए मैंने। एक सिसोदिया बस, वो छोड़ दो, कोई इतना खास नहीं है। उसी लिख तो लो भाई, बहुत राजपूत वंश में था, परंतु कोई खास नहीं है। लिख लिए सारे, ये तो मैंने करवा दिए, वो लिखे मैंने। इतना हमने मध्यकालीन भारत में पढ़ लिया है। ये मैं बता देती हूँ, कोई बच्चा नया है तो कोई बात नहीं, पीछे बाद में बता देंगे, नहीं ज़्यादा अभी स्टार्ट ही किया है। तो इसमें जो है मेरे बच्चे, अरबों का आक्रमण मध्यकालीन भारत में, तो उसमें हमने टॉपिक किया है इस्लाम जो है धर्म किया। इस्लाम धर्म में दो तीन बातें याद रखनी है तुम्हें। एक तो याद रखना, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक कौन थे? हजरत साहब थे। कौन थे? हजरत साहब थे। जो है इस्लाम धर्म जो मेरे बच्चों, ये मक्का मदीना इस्लाम धर्म में मेन माने जाते हैं, क्योंकि मक्का में हजरत साहब का जन्म हुआ था और मदीना में उनकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। क्लियर है? तो मक्का और मदीना इसलिए इस्लाम धर्म के लिए खास जगह है, वो मक्का और मदीना, क्योंकि मदीना में उनकी मस्जिद वगैरह है। तो याद रखना, ठीक है, याद रह जाएगा। एक जो है इस्लाम धर्म में हजरत साहब ने हजारी समत चलाया था, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं लिख देती हूँ, मैं डेली लिखती हूँ ये बात, तो मैं जब पढ़ाती हूँ अभी तक, तो इस्लाम धर्म में क्या चलाया था? हिजरी समत चलाया था। समत कैलेंडर था, इस्लाम धर्म का कैलेंडर था मेरे बच्चों। ये चलाया 622 ईस्वी में। कब चलाया? 622 ईस्वी में चलाया। इसमें हजरत साहब ने मक्का से मदीना तक जो एक यात्रा की, पैदल यात्रा, उसी दौरान उन्होंने जो है ये हिजरी समत की शुरुआत की थी। इसी के साथ तुम्हें याद रखना है, हिंदू धर्म के जो कैलेंडर थे, एक तो था कौन सा बताओ रे? विक्रमशिला, विक्रमशिला क्या, विक्रम संवत था, और एक है शंख संवत था। विक्रम संवत जो था ना मेरे बच्चे, 58 ईस्वी में आया, 58 में। और जो है शंख संवत आया वो 78 में आया, 78 ईस्वी में आया। याद रखना, तीनों संवत याद रखना,
ठीक है। तुमसे ये समझ दे देगा, मिलान पूछ लेगा, या इनसे पूछ लेगा भी इनमें से सही मिलान कौन से नहीं हो रहे, ऐसे क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मेरे बच्चे मोहम्मद बिन कासिम पहला, भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो इन्होंने कब किया? 1712 में किया, पहला जो भारत पर अटैक किया। ठीक है, अरे ठीक है, 712 ईस्वी में किया। कब किया मेरे बच्चे? 712 ईस्वी में किया। 1712 तो बाद में पता ही चल जाता है, एक बार बोलने में हम बोल गए। 712 ईस्वी में किया, ठीक है। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। इससे एक ही क्वेश्चन बना अभी तक, यही पूछता है कि भारत पर पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कब किया? 1712 में किया। अरे भाई 17, चलो तुम समझ रहे हो ना, 712 ईस्वी में, ठीक है। बस में हो जाता है कई बार बच्चे। चलो क्लियर मेरे बच्चे। दूसरा तुम्हें गजनी के बारे में याद रखना है। ये ऐसा आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। ये 17 इसका याद रह जाता है ना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। कब से लेके 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक किया। 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किसने किया था भारत पर? मोहम्मद गजनी ने किया था, ठीक है। तो इन्होंने काफी एरिया जीत लिया था, परंतु जीतने का मीनिंग इसका ये नहीं था। इसका मीनिंग क्या था? धन लूटना था। क्या मीनिंग था? धन लूटना था। ये भी ध्यान रखना, ये तुम्हारे जो स्टेटमेंट के अब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो पीछे सीटी के तुमने दिए होंगे पेपर, तो दो पेपर स्टेटमेंट के, पेपर टफ नहीं थे, वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे। जैसे SSGD का तुम देते हो, रेलवे का देते हो, MTS का देते हो, तो वहाँ बैंक के देते हो, तो वहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पेपर वो टफ नहीं होते, वहाँ स्टेटमेंट आती है। तुमसे एक जैसे गजनी के बारे में 2-4 स्टेटमेंट लिख देगा, 3 या 4 लिख देगा, ये पूछेगा इसमें से कौन सी सही नहीं है मोहम्मद गजनी के बारे में। बस कुछ की पॉइंट याद रह जाएंगे तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार किया। कब से लेके 1027 तक। अब मैंने तुम्हें कुछ तो लिखा दिए हैं, कुछ सपोज करो तुम्हें मैंने नहीं लिखाए, तो तुम निकाल सकते हो भाई 1027 के बीच में ही थे 17। अगर अलग सन लिख रखा है तो वो वैसे निकाल देना, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो तुम्हारा स्थानेश्वर वाला था, तुमने निकाल दिया 1014 में था। वो हरियाणा जीके में पढ़ोगे, तुम्हें हरियाणा जीके में भी सर पढ़ाते हैं। इसमें जो है ये जो इसका अंतिम जो 16वां जो आक्रमण था वो कहाँ किया? सोमनाथ के मंदिर पर किया। कहाँ किया? सोमनाथ के मंदिर। वहां याद रखना मेरे बच्चे, उस टाइम जो है सोमनाथ के मंदिर पे किया, तो वहां शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। अब राजपूत वंश में उसी का ही जिक्र करेंगे। कौन था? भीमदेव प्रथम था। अब तुम बताओ वो भीमदेव प्रथम कौन से वंश का था? राजपूत वंश का था ना? कौन से वंश का था? कॉपी नहीं, खोल के देखेंगे सारे। कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। तो ऐसे तुम लिंक जोड़ के पढ़ोगे। ये मैं रिवीजन दिला रही हूँ, तुम्हें पढ़ने का काम है। मैंने 2-3 दिन से यही पढ़ा रही हूँ मैं बार बार। मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ ताकि बच्चे के मन में बैठ जाए, वो लिंक जोड़ के पढ़ सके, ठीक है। क्लियर मेरे बच्चे। और जो है इन्होंने लास्ट आक्रमण किया वो 1027 में किया। कहाँ किया? किन के विरुद्ध किया? जाटों के विरुद्ध था। वो किन के विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। क्योंकि 16वां आक्रमण किया जब वो सोमनाथ के मंदिर को लूट के जा रहा था, तो कुछ जाट समुदाय के लोग उन पे अटैक करते हैं और उससे धन लूट लेते हैं। किससे? मोहम्मद गजनी से। तो गजनी को गुस्सा आता है, गजनी वापिस जाके कहाँ जाता है? गजनी जाता है। याद रखना, मोहम्मद गजनी कहाँ जाता है? गजनी जाता है। कहाँ जाता है? गजनी। और जो है मोहम्मद गोरी कहाँ? गोर। इनके नाम के पीछे ही उनका स्थान लिखा है, ठीक है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन कई बार तुम देखते हो, बाद में पता चलता है यार उस क्वेश्चन में ही दे रखा था। कई बार क्वेश्चन में नाम जो दिया होता है वही आंसर में नाम दिया होता है, सेम दिए होते हैं, तो वही है। तुमसे पूछ सकता है मोहम्मद गजनी कहाँ का रहने वाला था? तो गजनी का ही रहने वाला था। कहाँ का था? गजनी का ही था। और मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था? गोर का रहने वाला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मेरे बच्चे। इसका क्लियर हो गया? मोहम्मद गोरी मेरे बच्चे, इसका अब हम जो है अभी हम जिक्र करेंगे। अब मैं दिल्ली सल्तनत अब शुरू करूंगी तो इसका जिक्र आएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मोहम्मद गोरी जो क्या करता है मेरे बच्चे, इसका जो मकसद था वो साम्राज्य का विस्तार था। इस्लाम धर्म का जो है प्रचार था और साम्राज्य का विस्तार करना था। किसका?
मोहम्मद गोरी का। ये अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, और गजनी साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहता था, वो क्या चाहता था, धन लूटना। वो ये चाहता था भी बाहर से मैं धन जितना अधिक हो सके मैं उतना लूट के लेके जाऊं, और गजनी जाके और उसके जो है वहां पर बंद करूं, वहां शासक अपना शासन अच्छा चलाऊं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ इसके बारे में हम 2-3 लड़ाइयां पढ़ते हैं जो तुमने याद रखी है। एक तो त्राइन की, मैं लिख देती हूँ, त्राइन का युद्ध में बच्चे, त्राइन का युद्ध में हम 2 पढ़ेंगे, एक फर्स्ट पढ़ेंगे और एक सेकंड पढ़ेंगे। पढ़ लिया है, पढ़ेंगे क्या, ये तो पढ़ ही लिया, 1191 में और 1192 में। एक और पढ़ते हैं मेरे बच्चे, हाँ जी, मैं इसी को साथ ले लेती हूँ। सुनो, अब मैं जोड़ देती हूँ, या इस राजपूत वंश के साथ ही जोड़ देती हूँ। सुनो, मोहम्मद गोरी, और इधर मैंने लिखा है राजपूत वंश में गढ़वाल वंश लिखा है मेरे बच्चे। इसी गढ़वाल वंश के जो है कौन थे शासक, जयचंद थे, जयचंद थे। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जो चंदावर का युद्ध पढ़ते हैं। कौन सा युद्ध पढ़ते हैं, चंदावर का युद्ध पढ़ते हैं। ये कब पढ़ते हैं मेरे बच्चे, 1194 में। कब पढ़ते हैं, 1194 में। ठीक है, अरे क्लियर है। तो एग्जाम में बहुत बार आता है, ये भर भर के आते हैं क्वेश्चन। तुमसे एक साइड दे देगा त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का सेकंड युद्ध, चंदावर का युद्ध, एक साइड इनके सन लिख देगा, मिलान करो रे, या कई बार पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही नहीं है, आगे पीछे इनके दे देंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो है मेरे बच्चे, ये त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, ये मोहम्मद गोरी, हाँ जी, हमारे जो है पृथ्वीराज चौहान, तो चौहान बस लिख ही रखा है, इधर ही कर लेते हैं साथ ही, थोड़ा छोटा और कर देती हूँ। चलो, चौहान बस लिखा है ना, कल कई बच्चे चले गए थे, हमने बाद में भी ये कंप्लीट कर लिए थे, चंदेल बस और चौहान बस। मैं बता देती हूँ, वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी तो कहाँ गया मोहम्मद गोरी, मैं इधर है मिला देती हूँ, ये रहा चौहान बस। ठीक है, मिला दिया। तो मेरे बच्चे यहाँ हमने जिक्र किया मोहम्मद गोरी, और यहाँ चौहान बस में किसका जिक्र करेंगे, पृथ्वीराज चौहान। सुनो, अब सुनो, ध्यान से सुनना भी, तुम्हें ध्यान से सुनना। अब वो चौहान बस का ये अंतिम राजा है पृथ्वीराज चौहान। बसस तो क्या पता और होंगे, परंतु बहादुर जो प्रमुख शासक होते हैं ना, उनमें अंतिम होगा ये पृथ्वीराज चौहान। कौन सा होगा, तीसरा होगा, थर्ड होगा, याद रखना। हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते आते हैं भी, जो है त्राइन का पहला युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। क्या पता तुमसे एग्जामर ये आपका पूछ ले भी पृथ्वीराज चौहान प्रथम था, सेकंड था या थर्ड था, तो थर्ड था, याद रखना। ठीक है, लगभग बुकें सीधा ही दिखाती हैं, परंतु अभी एग्जाम टफ किस लिए बनते जा रहे हैं, उनका डीपली देते जा रहे हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे, त्राइन का युद्ध कब हुआ, तो 91-92 ये भी याद नहीं रहते थे। अब इनका भी इतना सोशल मीडिया वायरल हो गया, इतनी बुक्स आ गई, इतने टीचर आ गए, तो ये याद रहने लगे। अब वो डीपली घुस गया उनके में, तभी डीपली पढ़ना पड़ता है। तो याद रखना, चौहान बस का जो राजा, अंतिम राजा, प्रमुख शासकों में से पृथ्वीराज चौहान थर्ड था, जिनके बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में कौन से युद्ध 2 होते हैं मेरे बच्चे, ये 2 युद्ध होते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का दूसरा युद्ध, सेकंड। तो इस पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीतता है और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीतता है। याद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी, पहली त्राइन का युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता या मोहम्मद गोरी, जीत हुई हार हुई, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। नॉर्मल ग्रुप डी और तुम इनकी बात करो तो इनमें नॉर्मल ऐसे भी पूछ लेता है। तो पहले में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरे में मोहम्मद गोरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान जीतता है तो पानी दो रही, पृथ्वीराज चौहान जीतता है तो वो क्या कर देता है, मोहम्मद गोरी को क्या कर देता है मेरे बच्चे, माफ कर देता है। क्योंकि हमारे भारतीयों का दिल भी इतना बड़ा होता है, हम माफ कर देते हैं जल्दी। परंतु जो बाहर के आक्रमणकारी थे उनका दिल इतना बड़ा नहीं था। जैसे दूसरी लड़ाई जीतता है, क्यों जीतता है उसका कारण मैंने बताया। सुनो, गढ़वाल वंश का जो राजा है वो कौन है, जयचंद। कहते हैं भी जयचंद की एक बेटी थी स्योंगिता नाम की, उसके साथ पृथ्वीराज चौहान की शादी हो जाती है। ये बात जो है जयचंद को अच्छी नहीं लगी, तो जयचंद क्या कहता है, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को नौंता भेजता है भी आजा, अब की बार मैं तेरे साथ हूँ, हम पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे। इधर पृथ्वीराज चौहान आराम से शादी होगी है, लड़ाई जीत के बैठा है, तो वो ये सोचता है मोहम्मद गोरी को तो मैंने पहले ही हरा दिया था, तो अब कौन सी बड़ी बात है, मैं हरा ही दूंगा।
तो कहते हैं भी उधर जो मोहम्मद गोरी हार के गया था, जो हारा हुआ व्यक्ति है हमेशा खतरनाक प्राणी होता है, वो कोशिश करता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताती हूँ, जिसके सीटी में अच्छा स्कोर नहीं बना तो वो पूरी तैयारी के साथ जुटा है ग्रुप डी में, और जिसका सीटी में स्कोर ठीक ठाक बन गया वो ये सोचता मैंने सीटी निकाल दिया महीने पढ़ के। क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही हमारे हरियाणा की खास बात रही है, हम फॉर्म भरने के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं। यही तो हमारी गलती है, तभी तो हमें जॉब नहीं मिलती। हम सोचते हैं बस फॉर्म कब आए ग्रुप डी के। अभी तुम देखना, अभी तो कुछ ठीक ठाक बैठे हैं बच्चे, जैसे ही ग्रुप डी का आज फॉर्म निकल जाए, कल देखना तुम भीड़ इस अकेडमी में, फुल भीड़। वो 2 महीने में आएंगे, फीस दे के चले जाएंगे। तैयारी 6 महीने 12 महीने लगते हैं मेरे बच्चे। अच्छा पेपर निकालना हो ना, तैयारी 6 महीने 12 महीने पहले तैयारी रखो तुम। तैयारी तभी तो वो निकलेगा, तभी तो 85 का स्कोर होगा। 60 तो हर कोई ले लेता है, 50 आजकल 50 मुश्किल नंबर है, कोई मुश्किल नंबर नहीं है। तुम्हें प्राइवेट स्कूलों में इतना रटा रखा है, 50 तो तुम नॉर्मल ले जाओगे नंबर तो तुम 70 80 प्लस 80 बढ़ोगे तब उसमें पसीना आएगा। तभी तो कहते हैं भी, अब आते हैं बच्चों को कह देते, बच्चे ये सोचते बस ऐसे ये टीचर है, तुम क्यों नहीं लगे। कई बच्चे तो ऐसे सवाल करते हैं, कहते आप क्यों नहीं लगे। कमाल है, हम लग जाते तो तुम्हें पढ़ाता कौन। ये भी तो तुम सोच सकते हो, तुम बताओ तुम्हें कौन पढ़ाता। सारे जो पढ़ाने वाले लग ही जाते तो तुम्हें पढ़ाता, तुम्हें तो पढ़ाने वाले चाहिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए, हाँ तो अलग अलग फैक्टर होता है। अब भी हम किसी लाइन में जाना चाहते हैं, लाइन कोई और मिल गई। मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ, मैंने एचएससी के कभी फॉर्म ही नहीं भरे, बस सिर्फ एक ही टारगेट रखा, बनना तो लेक्चरर ही बनना है, नहीं बनना ही नहीं है। बाद में पता चला भी ऐसा सिस्टम है, तब अब भरने लगे थे। और हम तो पढ़ते ही कुछ नहीं है फिर भी, क्योंकि टीचर मैं तो एक ही टीचर हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटी इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ा देती हूँ, बाकी सब्जेक्ट तो और भी मायने रखते हैं। टीचर तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, बाकी तो और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो कई बच्चों के ऐसे सवाल सुनते हो तो मेरे को ऐसे लगता है पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, सवाल ही ऐसा कर रहा है। तो मेरे बच्चे तुम हमसे कहीं आगे हो। मैं तो तुम्हें हमेशा कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ती हूँ, टेस्ट देती हूँ तुम्हारे साथ देती हूँ, बाद में चेक करती हूँ, मैं तो उसी में निकल जाता है, कुछ भी नहीं पढ़ती। मैं तो ये सोचती हूँ मैं लाइब्रेरी में काश मेरे को टाइम मिलता। टाइम था तब पता ही नहीं था। मैंने 2014 में एमए बीएड की थी, 2014 में एमए बीएड कर ली थी मैंने 2014। आज थी 24, 10 साल तो हो गए, 24 26 चल रही है, 12 साल हो गए मेरे को एमए बीएड किए हुए हो गए। परंतु उसमें वो टाइम था मेरे बच्चे, उस टाइम इतना ना तो साधन थे ना कोई बताने वाला था। मैंने आज तक कोचिंग नहीं ली, आज तक कोचिंग नहीं ली, आज तक मैं लाइब्रेरी नहीं बैठी हूँ। अभी बैठती हूँ क्या, घंटे आधे घंटे बैठ जाती हूँ बस, कभी नहीं बैठी, मैं गई नहीं, कभी जानती नहीं। तो तुम सोचो तुम्हें कितना पता है, तुम कितने एडवांस हो मेरे से। और फिर भी मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चे जोड़ के पढ़े, तुम्हें ऐसे ना लगे भी हम आ नहीं रहा है। मैं तुम्हें पॉलिटी भी पढ़ा देती हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देती हूँ, बीच में हर चीज़ बताती हूँ साथ साथ। परंतु कई बच्चे मैं देखती हूँ नोट नहीं करते। तुम नोट नहीं करते, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चे। हाँ मेरा एक खास बात है, मैं PYQ बहुत लगाती हूँ। मैं बैठी हूँ जब भी मैं जा रही हूँ तो PYQ लगा लेती हूँ मैं। और तुम्हें ये जितना बताती हूँ ना, सारे PYQ बताती हूँ। जितना पेपर आया आज जो है न्यूज़पेपर आया उसमें देखना, कल मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया वो न्यूज़पेपर में आज क्वेश्चन था, कल मैंने तुम्हें बताया था, मैं क्लियर कर देती हूँ। अब बात ही आ गई, चलो कर ही लेंगे। उज्जैन वाला काम किया था वो बता दो तुम, उज्जैन का जिक्र किया था ना मैं, बताओ फिर तुम कितना याद है तुम्हें, मैं देखती हूँ। किसकी राजधानी है उज्जैन? अब देख रहे हैं पीछे, इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आई। गुजर प्रत्यार कहाँ है इसमें, गुजर प्रत्यार पहला ही है। तो मेरे बच्चे तुम्हें याद रहना चाहिए, क्या थी इसकी राजधानी? उज्जैन बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी पहले क्या बनाई? उज्जैन बनाई। बाद में कौन सी बनाई? अभी तुम पीछे देखने लग गए, इसका मतलब तुम पढ़ के नहीं आए, आज भी नहीं पढ़ के आए। तो यहाँ क्वेश्चन आज पूछा था, मैंने सुबह ही बताया, कल मैंने बच्चों को बताया जो है ज्योतिर्लिंग पड़ता है कहाँ? उज्जैन में। मैंने बताया भी 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक पड़ता है उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है स्थान? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बात मैंने कल बताई ना। आज क्वेश्चन ये पूछ रखा था भी सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग पड़ते कहाँ हैं?
तो लिख लो महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? उसी जगह लिखो जहां तुमने लिख रखा है। सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग पढ़ते कहाँ है? महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। मैं लिख देती हूँ, महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, लिख लो ज्योतिर्लिंग। कहाँ पढ़ते हैं? महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। और जो है उज्जैन को क्या बोला जाता है? महाकाल की नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। और क्या बताओ रे उज्जैन से? हाँ जी, वेरी गुड। जो उज्जैन शहर बसा है ना, वो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। हाँ जी, उज्जैन। क्या पूछो, मेरे से पूछो, कोई बात नहीं। क्या रह गया तुम्हारा? 12 ज्योतिर्लिंग है, याद रखना। सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक उज्जैन में पड़ता है। और तुम ना हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ, तुम्हें ये लगे हमें समझ में नहीं आया, अधूरी सी जानकारी रहेगी, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है। मेरे बच्चे, सोशल मीडिया का फायदा उठाओ। तुम जितना हो सके रील कम करो और वो फायदा उठाओ। सर्च किया करो तुम। जितना तुम सर्च करोगे उतना तुम्हारा माइंड ये ना ये खुलेगा, क्योंकि वहां तुम एक बात के लिए सर्च करे तुम्हें 1000 बात दिखाएगा वो। सोशल मीडिया तुम्हारे, इसका फायदा लो तुम। कोई भी तुम्हें कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, नहीं समझ में आया तो कोई जरूरी नहीं है। अभी कई बार टीचर की समझ में नहीं आती, सहपाठी की समझ में आ जाती है। कई बार सहपाठी की नहीं आती, हम सर्च कर लो। क्या है इसमें? कोई जरूरी नहीं है। अभी तुम फीस दे रहे हो तो सारी चीज, सारे सब्जेक्ट किसी को समझ में नहीं आती। तुम्हें जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज नहीं समझ में आ रही, सोशल मीडिया का सहारा लो। अरे दे रहे हो तुम्हें, नेट के पैसे दे रहे होंगे, दे रहे हो नहीं दे रहे तो उसका फायदा लो ना। 350 देते ही हो तो वो 350 यूज करो तुम अच्छी तरीके से, तभी होगा। ये जरूरी नहीं है फीस तो आपको ही दे रहे हैं मैडम, तो भी मैं दे रही हूं तो बता दिए थे। फिर तुम उज्जैन कहाँ है? मैंने तो कल बता दिया था, सारी बात बताते। फिर ये वो पहले वाला सिस्टम होता ना तो तुम सारे पढ़ने लग जाते, क्योंकि अब तुम्हें डांट नहीं सकते, डांटे तो हमारा नुकसान है, तुम चले जाओ। ये भी तो है। और बार बार टोके तो ये सोचो तुम मैडम तो हमारे पीछे पड़ी रहती है। तो मेरे बच्चे, कई कंडीशन है, हमारे भी बेड़ियां डाली हुई है पैरों में, और वो ऐसी बेड़ियां जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अब मेरे कोई पैरों की तरफ देख रहे हो तुम, दिखाई नहीं दे रही। ये बात मैंने तुम्हें कह दिया है, भी ऐसे बंधन बांध रखे हैं तुमने, नुकसान हो रहा है हमारा, हम तुम्हें कैसे बताएं? तुम चलो चलो पढ़ो रे, कोई बात नहीं। लिख लिया मेरे बच्चे? क्या बताया मैंने? उज्जैन में क्या है? ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं ज्योतिर्लिंग? 12 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखना मेरे बच्चे ये, ठीक है। चलो हम पढ़ रहे पृथ्वीराज चौहान, तराइन का पहला युद्ध मेरे बच्चे, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन वाला क्षेत्र कौन सा वर्तमान में? करनाल वाला क्षेत्र है, याद रखना। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। हारने का कारण ये जयचंद था। इसकी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है, शिवंगिता के साथ, और जयचंद को ये पसंद नहीं था। तो जो जयचंद जो है किसका साथ देता है? गौरी का साथ देता है, मोहम्मद गौरी का। और जो है तराइन की दूसरी लड़ाई जीत जाता है मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ गोर ले जाता है, और वहां कहते हैं भी उनकी हत्या कर देता है। वो हमें कोई लेना देना नहीं है, मारा या छोड़ा, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है भी 1194 में, अरे कौन किसका, मैंने तुम्हें हमेशा कहा, इससे एक तुम्हारा लिंक बनता है, इससे तुम्हें ना आज का जीवन है, आज के जीवन को जोड़ के पढ़ सकते हो। जितना पड़ोसी घर पढ़ाने में साथ देता है ना, उतना बाद में नहीं देता। याद रखना ये, पड़ोसी घर पढ़ाने में साथ, जिस दिन हमारी सास बहू की कोई लड़ाई हो जाए, पड़ोसी, ओहो मेरे को तो पता ही था तुम्हारी सास ऐसी थी, मेरे को, वो इतना देते हैं। जिस दिन हम खुश होते हैं ना तो पड़ोसी जिक्र ही नहीं करते भी आज आप खुश कैसे थे सास के साथ। तो ये बात ध्यान रखना, घर पढ़ाने में जो साथ देता है ना, उतना बाद में नहीं देता। तो ये बात रखना। ये मोहम्मद गौरी ने जयचंद, पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद ने जी जान लगा दी थी अपनी। पृथ्वीराज चौहान हार गया, और पृथ्वीराज चौहान कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, ये बाण भेदी राजा था। ये बात जयचंद को नहीं पता थी भी जितना ये तेरा साथ देगा ना, उतना ये नहीं देगा। तो मोहम्मद गौरी ने कहा भी तैयार हो जा, अब तेरी बारी है। तो बाद में जो है 1194 में कौन सा युद्ध करता है? चंदावर का युद्ध करता है। किसके साथ? जयचंद के साथ। कौन करता है? मोहम्मद गौरी करता है। और वो जयचंद को तो हरा ही देता है, क्योंकि सारी कमजोरी तो बता ही दी थी हमने,
अरे पड़ोसी क्या करता, पड़ोसी पहले बाहर ही करता है। अभी लड़ाई शुरू कहां से हुई थी तुम्हारी? कमजोरी हम बताते हैं, हमारी कौन सी मैं मेरी थोड़ी बताऊंगी, मेरी सास की बताऊंगी, बता, क्योंकि मेरी सास लड़ी है तो मैं तो कमजोरी जे चंद अपनी थोड़ी बताएगा, वो सारी बता देगा भाई ऐसे ऐसे है, मतलब ये हो गया, तो बाद में कहता है उसको पता चल गया, उसको हरा देता है। तो बस यही है, बाद में पड़ोसी हमें टॉर्चर करते हैं क्योंकि कमजोरी पॉइंट चला गया उसके पास, बाद में कहता है मेरे को तो पता, तू तेरे भाई का ही नहीं हो, उसका मेरा क्या होगा। बस यही बात होगी। तो जयचंद को ये चंदावर याद रखने का तरीका बताती हूँ। जयचंद में चा आता है और चंदावर में चा आता है, ठीक है, तो याद रख लेना। जयचंद में चा आता है और चंदावर में चा आता है, तो वहां मोहम्मद गोरी तो तराइन में ही है और इसमें चंदावर में भी है, तो मोहम्मद गोरी तो सेम ही है। और याद रखना है भी चंदावर का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और चंदावर जयचंद के बीच में हुआ था, और तराइन का हुआ वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। क्लियर आ जाएगा, चलो याद रख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद हमारे अरब आक्रमणकारी समाप्त हो गए, अब इसका दोबारा जिक्र आएगा। उसके बाद हमारे राजपूत वंश, कल हमने ये पढ़ लिए थे, अब सुनो जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था मेरे बच्चे, ये कौन सा क्षेत्र था? गुजरात वाला क्षेत्र था। कौन सा था? गुजरात वाला क्षेत्र था। इसमें तुम्हें दो बात ध्यान रखनी है, एक भीमदेव प्रथम और एक सेकंड। भीमदेव प्रथम जो था ना उस टाइम गजनी आक्रमण करता है गुर्जर प्रतिहार वंश में, और जब भीमदेव सेकंड आया ना तब गोरी आक्रमण करता है। 1178 का आक्रमण, भीमदेव सेकंड हरा देता है किसको? गोरी को, और गजनी जो है हरा देता है किसको? भीमदेव प्रथम को, क्योंकि वो सोमनाथ का मंदिर लूट के चला जाता है। ठीक है, ये कल होगी थी। गढ़वाल में जयचंद पढ़ लिया, ये हमारा कंप्लीट ही हो गया, यही बात थी इसमें। उसके बाद आता है परमार वंश। परमार वंश में क्या बताया मेरे बच्चे? हाँ, मालवा का क्षेत्र याद रखना मेरे बच्चे। मालवा के क्षेत्र से याद रखोगे तुम तो ये मालवा का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। राजधानी कौन सी है? कौन सी राजधानी है? धार है। ये धार जो है मेरे बच्चे, एक विग्रिय राज पढ़ा था, वो किसमें पढ़ा हमने? राजा पढ़ा था विग्रिय राज, चौहान वंश में बताया क्या? सच बोलना, बाद में मैं सारी कहानी बता दूं और फिर बाद में कहो मैडम ये तो नहीं था। चौहान वंश था ना? हाँ चलो, उसके बारे में कुछ खास बताना था मेरे को। परमार वंश में मालवा वाला क्षेत्र याद रखना, अपनी राजधानी बनाता है धार, और यहाँ जो है एक राजा होता है, कौन सा राजा? राजा भोज। राजा भोज से तुम एक लोकोक्ति पढ़ते हो, कहाँ का राजा भोज, कहाँ का गंगू, ऐसा नहीं है ना? हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, वहां क्या किया गया? कंपेयर किया गया है भी, कहाँ तो राजा भोज और कहाँ गंगू तेली मेरे बच्चों, तो कंपेयर किया गया ना। तो वैसे ही राजा भोज के बारे में याद रखना, उन्होंने पहला संस्कृत है वो इसने किया था? नहीं, ये क्या था? ये गणित का जानकार था, आयुर्वेद का जानकार था, इसको जो है, हाँ, इसको कविराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता था। इसके साथ फिर मैंने लिंक जोड़ा भी, एक ऐसा प्राचीन भारत में हमने जो है राजा पढ़ा था जिसको कविराज की उपाधि मिली थी, कौन सा था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मेरे बच्चे जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा है मैडम इस बीच में क्या घुमा रही है, तो ये क्लास से पहले हो चुकी है, रिकॉर्ड पड़ी है, वो थोड़ा देख लेना। मैं तो आज थोड़ा सा इनको बता रही हूँ, जोड़ना बता रही हूँ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेरे बच्चे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है मेरे बच्चे, याद रहे तुम्हें, ये 3 चालुक्य वंश रहे हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ वातपी चालुक्य रहा है, यहाँ कल्याणी चालुक्य रहा है, यहाँ बेगी चालुक्य रहा है, ठीक है। 3 चालुक्य में पढ़ते हैं। वातापी चालुक्य का हम पढ़े तो यहाँ पुलकेशियन हम सेकंड का जिक्र किया था। पुलकेशियन सेकंड कब किया? जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तभी मैं ये 7 बता रही थी, परंतु मैंने कहा तुम आगे चलोगे तब मैं बताऊंगी वही पुलकेशियन द्वितीय है। इस चालुक्य वंश का वातापी वाला जो था पुलकेशियन है द्वितीय है, जो हर्षवर्धन कहता भी कोई लड़ाई नहीं आ रहा था, परंतु एक अभिलेख है, ए होल अभिलेख, वो हमें कहता है हर्षवर्धन एक लड़ाई हारा था जो नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। किन के बीच में हुई? हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में हुई। फिर कहते हैं भी हर्षवर्धन से पुलकेशियन द्वितीय ने कौन सा स्थान जीत लिया था? बेगी वाला स्थान जीत लिया था, और वो अपने भाई को दे देता है। बाद में इनका जो है यहाँ राष्ट्रकूट वंश को हरा के फिर चालुक्य वंश अपना भी साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 चालुक्य वंश रहे, एक वातापी वाला, वेगी वाला और ये कल्याणी वाला है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कल्याणी वाले की बात कर रहे हैं, राजपूत वंश, ठीक है। उसके बारे में अगर चालुक्य वंश यहाँ जो और करें मेरे बच्चों, और किन का जिक्र मिला बताओ रे, क्या खास बात? कौन सा?
चालू के बस? हाँ जी, ये हो गया। आगे और भी कुछ बातें तुम गड़बड़ कर गए मेरे हिसाब से। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करें जो ये कह रहे थे भीमदेव गुज्जर प्रतिहार है। भीमदेव प्रथम और भीमदेव जो है सेकंड जो था, जो बच्चे ये क्या चालुक्य वंश बताया? चलो मैंने बता दिया तुम्हें, चलो नहीं बताया। और क्या बताया था चालुक्य वंश? बताओ बताओ बताओ। चालुक्य वंश सूर्य कौन सा माउंट आबू पे? मोडेरा के सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। और हाँ, किस राजा ने करवाया? और किसके था? हाँ, ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुनो, चालुक्य वंश में भीमदेव, मैं बता देती हूँ। भीमदेव पर सेकंड था ना। इसके जो है एक राजपूत बिमल जो है क्या रहता था? बिमल साहब एक सामत रहता था मेरे बच्चे, सामत रहता था। इनके जो है मतलब इस शासन काल में एक जो व्यक्ति रहता था बिमल है साहब नाम का व्यक्ति रहता था, ठीक है। इन्होंने क्या करवाया? इन्होंने जो है क्या करवाया मेरे बच्चे? माउंट है आबू मेरे बच्चे, माउंट आबू पे क्या करवाया? जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। माउंट आबू पर जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो भीमदेव सेकंड के शासनकाल में हुआ और बिमल साहब ने करवाया था। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? अरे क्लियर है। और एक इन्होंने क्या करवाया? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था मेरे बच्चे, मोडेरा में, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? जैन मंदिरों को दिलवाड़ा के जैन मंदिर। हाँ, याद रखना, इनको क्या कहा जाता है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। लिख लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो है माउंट आबू का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है? 17-22 मीटर है, याद रखना। और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन गुरु शिखर। गुरु शिखर ऑप्शन में ना हो तो माउंट आबू, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर ऑप्शन में ना हो तो माउंट आबू। क्लियर? चल, उसके बाद चौहान वंश का तो हम अभी पढ़ेंगे मेरे बच्चे। पढ़ेंगे क्या? चौहान वंश जो है इसका जो पृथ्वीराज चौहान का जिक्र कर ही लिया। किनके बीच में युद्ध होता है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो अपना एक क्या छोड़ के जाएगा? अपना एक दास छोड़ के जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसकी तो कहानी होगी। चंदेल वंश में क्या बताया? बताओ, चंदेल वंश में क्या पढ़ा है? हाँ जी, बुंदेलखंड मेरे बच्चों। बुंदेलखंड से याद आता है ये यूपी का क्षेत्र है जहां लक्ष्मीबाई का स्थान है, बुंदेलखंड, झांसी रानी वाली। और उसके बाद और क्या बताया? बताओ, राजधानी क्या है? वेरी गुड, खुजराहो। अब सुनो, तुम सुन लो, जो है मेरे बच्चे चंदेल वंश था, उसका जो क्षेत्र पड़ता है, चंदेल वंश जहां पनपा था वो क्षेत्र था, वो बुंदेलखंड का क्षेत्र था। क्या था? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड जो है यूपी और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, मिला जुला, ठीक है। परंतु ये अब पढ़ते हैं तो यूपी में है। इसकी जब उस टाइम राजधानी थी ना, वो खुजराहो थी। ये खुजराहो जो अब पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? खुजराहो के जो कौन से मंदिर? विष्णु के मंदिर एग्जाम में बहुत बार आते हैं। हाँ, याद रखना, वेरी गुड। खुजराहो के कौन से मंदिर मेरे बच्चे? विष्णु मंदिर। ये जो है क्या किसमें शामिल है? हाँ जी, विश्व धरोहर में शामिल है। 1986 में ये शामिल हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? तो भारत में कितनी विश्व धरोहर है वर्तमान में? 44 है। भारत में विश्व धरोहर कितनी है? 44 है। 44 में कौन सी न्यू निर्मित शामिल हुई? मराठा किले। मराठा किले जो है हम पढ़ते हैं कहाँ है मराठा किले? महाराष्ट्र में। परंतु एक याद रखना, एक तमिलनाडु में भी है मराठा किला, याद रखना, क्योंकि धरोहर में शामिल हुए। कल मैंने तुम्हें बताया था भी धरोहर क्यों बनाया जाता है मैडम, क्यों शामिल किया जाता है, क्या इसका फर्क पड़ता है? बाहर के जितने
हाँ हाँ, बाहर के जितने टूरिस्ट आते हैं तो वो कहाँ क्या करेंगे, वो जो है हमारी विश्व धरोहर साइड खोलेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सा स्थान है यहाँ भारत में घूमने के लायक है, वहाँ देखेंगे भी हाँ ये चीजें देखने के, फिर वो घूमने आएंगे। ठीक है, इसलिए इनको शामिल किया जाता है। क्लियर मेरे बच्चे? आज मैं रिपीट नहीं करूंगी, वो सारे वो बाद में कभी करेंगे। अब लिखो तुम, हमारा अगला जो टॉपिक है आज का, ये तो पीछे का था, कई बच्चे तो बार बार सुन के बोर भी हो गए, है ना, फिर भी याद नहीं रहता, वो भी घूम जाते हैं। सुनो रे, दिल्ली सल्तनत लिखो, लिखो रे। अगला यही लिखाया ना मैंने तुम्हें, सिलेबस लिखाया था मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत ही है, लिखो। दिल्ली सल्तनत, बातें नहीं भी, अब तुम्हें ध्यान से सुनना, वो तो तुमने कुछ पढ़ रखा था, कुछ मैंने बता दिया, वो हमारा हुआ। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, और अब की बार मैं सर को बोल के आई, आज मैं आगे से मैं हर बच्चे से पूछूंगी, हर एक एक बच्चे से भी कल मैंने क्या पढ़ाया, क्या तुम्हें करना है। सर कहते कोई बात नहीं, मैं कहती ऐसे बच्चे बताते नहीं है सर। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तो ये एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, दिल्ली सल्तनत में मैं पहले बता देती हूँ, पहले तो इसका टाइम पीरियड बता देती हूँ। हाँ जी, वेरी गुड भी। इसका जो समय रहा वो 1206 से शुरू होता है, और जो है समय रहेगा इसका 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का जो समय, एग्जाम में ये सिंपल क्वेश्चन आया है, दिल्ली सल्तनत कब से लेके कब तक रहा? 1206 से लेके 1526 तक। क्लियर है? दिल्ली सल्तनत में जो हम वंश पढ़ेंगे, पहला वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। ये मैंने पहली वीडियो में लिखाई दिया था, गुलाम वंश। इसको क्या बोलते हैं? दास वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दास वंश भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी वंश पढ़ेंगे। तीसरा तो पढ़ेंगे तुगलक वंश पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे सैयद वंश। पांचवा जो लास्ट पढ़ेंगे लोधी वंश पढ़ेंगे। ये वंश पढ़ेंगे। अब तुम ध्यान से सुनना, मैं अभी रिपीट कर दूंगी, अब की बार मैंने उठाया, अभी मैं अब आगे रिपीट नहीं करूंगी। मैं कुछ नए बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए मेरे को बार बार हर चीज रिपीट करनी पड़ती है। अब सुनो क्वेश्चन क्या आएगा। मैंने जितने ये बातें लिखी है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये पहला क्वेश्चन आया है, दिल्ली सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड रहा वो कब से लेके कब तक रहा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में 1206 से 1526 तक रहा। क्लियर है? उसमें कितने वंश आते हैं? 5 वंश पढ़ेंगे। दिल्ली, अब तुमसे ये पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, ये बात बताने वाली नहीं है, कॉमन सेंस काम करेगा तुम्हारा। फर्स्ट वंश दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंतिम वंश किसका? दिल्ली सल्तनत का। ये क्वेश्चन आपका, ये तुम्हारी कॉमन सेंस पे है, मैं बता रही हूं तुम्हें कैसे निकालने होते हैं क्वेश्चन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, अंतिम वंश लोधी वंश। अंतिम राजा पूछेगा वो हम आगे पढ़ ही लेंगे जब लोधी वंश पढ़ेंगे, हेमचंद। ठीक है, क्लियर है? अब तुमसे ये पूछ लेता है, ये 500 मैंने लिखा है ना, तुमसे ये पूछ लेता है भी गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। मैंने ये सारे नंबर भी डाले हैं। तीसरा वंश कौन सा आया? तुगलक वंश। चौथा कौन सा आया? सैयद। पांचवा कौन सा आया? ये तुम्हें आगे पीछे करके दे देगा, नीचे कैफ लिख देगा और बताएगा पहला कौन सा बाद में कौन सा, इनकी सीक्वेंस बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो 4-5 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। अरे 5-6 क्वेश्चन बन ही गए,
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पुराने पेपर तुम उठाओगे तो वहां तुम्हें पता चलेगा भी इनसे कौन कौन से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब तुम्हें नॉर्मल लग रही है, किसी बच्चे ने आगे पीछे लिख दिया होगा, आगे पीछे नहीं करनी इनको, जैसे मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी तुम्हें और ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब तुम्हें पता चला ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हाँ ऐसे। अब लिखो गुलाम बास, पहला हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का गुलाम बास। हमारा टॉपिक रहेगा आज का गुलाम दास। इसको दास मस भी बोलते हैं, बताऊंगी क्यों बोलते हैं, गुलाम क्यों बोलते हैं, दास क्यों बोलते हैं। इस गुलाम बस के जो संस्थापक थे मेरे बच्चे, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? ऐबक था। दो चार बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, कहानी तो क्या बता, मैं जोड़ दूं बीच में, बता ही दूं तुम्हें इंटरेस्टिंग कोई कहानी, परंतु इसके बारे में जो 5-4 बातें हैं वो ही याद रखनी है तुम्हें एग्जाम के लिए। अब सुनो, पहले इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना मेरे बच्चे, ये कहते हैं, सुन लो कहानी सुनो पहले फिर याद करना, मैं बता दूंगी भी एग्जाम में पूछा गया ये नहीं पूछा गया। ये कहते हैं भी एक जो है निशापुर कोई शहर था, उसका वहां से इसको खरीदा था, एक काजी ने खरीदा था। किसने खरीदा? लिखना नहीं है, नहीं आएगा ये। एक है काजी ने इसको खरीदा, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा, कहते हैं भी 1000 दिनार में खरीदा था इसको, 1000 दिनार में खरीदा। इसको खरीद के फिर बाद में किसको बेच देता है? मोहम्मद गोरी को बेच देता है। मोहम्मद है गोरी को बेच देगा। कौन? वो काजी, जो काजी खरीद के लाया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। निशापुर कोई शहर है उससे खरीदा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे नहीं पूछेगा, परंतु ये पूछ सकता है पहला जो है दास कौन था गुलाम बस का, या पहला गुलामी जो है। तो यहाँ जो दास होता है मेरे बच्चे, दास उनको कहते हैं जो छोटे मोटे जो मतलब नीच काम करवाए जाते हैं। वैसे तो कोई काम नीच नहीं होता, परंतु कुछ तो मतलब समझाने के लिए तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा, तभी तो तुम्हें समझ में आएगा भी ये नीच काम होता है। जैसे कोई, अब मैं बुरा मत मानना भाई, एज ए टीचर समझाने का फर्ज बनता है, तो तुम्हें समझ, मतलब तुम्हें कोई भी बात पता चले तो समझ आनी चाहिए। कोई भी ऐसा काम कर रहा हो तो वो ये कह देगा मैडम ने तो हमारे काम को नीच काम कह दिया, मतलब मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये लाइन बोल दिया, कोई नीच काम नहीं होता, जो काम कर रहा है वो काम है। जैसे मान लो साफ सफाई होगी घर में, ये जूता साफ सफाई का हो गया, अभी जूते पॉलिश वगैरह, इसको काम इसमें माना जाता था, भी दास ये काम करते हैं। परंतु यहाँ दास का मीनिंग कुतुबुद्दीन का ऐबक का ऐसा दास कोई नहीं है। मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी है, इसको क्या रखता है? इसको अपने सेना का काम देता है, भी सेना की देख रेख करना, सेनापति के तौर पे इसको रखता है, अच्छा काम सिखाता है। दास, यहाँ दास उस शब्द को यूज किया गया, भी खरीदा गया एक गुलाम जो 1000 दिनार में एक व्यक्ति खरीदा है, उसको दास नाम दिया गया है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, तो मोहम्मद गोरी उसको खरीद के, और क्या इसको काम सिखाता है? सारा घुड़सवारी का, सारा मतलब सैनिक उसका, चलो वो सारा काम जो सिखाता है, ठीक है। अरे क्लियर है? उसमें कहते हैं भी मोहम्मद गोरी जैसे ही यहाँ हमारे यहाँ करता है, पहला मोहम्मद गोरी पहली लड़ाई कब करता है? रे बताओ बताओ, पहला बार जो है कब करता है? मोहम्मद गोरी के 78 में करता है, 1178 में। कहां करेगा? कौन? चालुक्य वंश होगा, भीमदेव सेकंड होगा, तो वो हार जाएगा। तराइन वाली तो वो बाद में करेगा, वो तो 1191-92 में करेगा। बाद में कहता है मोहम्मद गोरी का, मैंने तुम्हें मोहम्मद गोरी पढ़ाया तब बताया था कि 1205 में भारत फिर आता है ये। तो इन्होंने जो है चौहान वंश का जो शासक करेगा। चौहान वंश कहां कहां फैला हुआ था? क्षेत्र जानते हो? चौहान वंश मेरे को पता, तुम ना, मैं जो तुमसे पूछना चाहती हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हो, अपनी लैंग्वेज में मेरे बच्चे। ये चौहान वाला ना क्षेत्र कौन सा था? अजमेर, और ये बाद में दिल्ली तक मिला।
बाद में कहां तक फैला? दिल्ली तक फैला। अब सुन लो कहानी, सुनो कि जो है चौहान वंश का जो पृथ्वीराज चौहान था उसको हरा देता है कौन? मोहम्मद गौरी। उसको चाहे मार दे, ले जाए, कुछ भी हो, उस चौहान वंश की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो वो अपना जो गुलाम खरीदा है ना, जिसको सब कुछ पता है, वो उसको छोड़ के चला जाता है। कहाँ? यहाँ। और उन्होंने दिल्ली अजमेर क्षेत्र से पहले ही जो है मुल्तान को भी जीत रखा है, उधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र को ही। तो कहते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, अपनी पहली जो राजधानी बनाएगा ना मेरे बच्चे, वो लाहौर को बनाएगा। किसको बनाएगा? लाहौर को बनाएगा। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश की पहली अपनी जो राजधानी बनाएगा, ये वास्तविक संस्थापक नहीं है गुलाम वंश का। क्यों नहीं है? जैसे मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया भी, इस्लाम धर्म जैसे हजरत साहब की मृत्यु हो जाती है तो वहां क्या आता है? खलीफा आता है। ये बात बताई थी ना तुम्हें? अरे बताई नहीं बताई? तो खलीफा, जैसे मैं खलीफे किसको बोलते हैं मेरे बच्चे? वो अपने आप को, जैसे हम कोई गुरु मान लेते हैं, हम जो कोई घर में कोई नया काम करने जा रहे हैं, कोई शादी हो रही है या कोई और काम हो रहा है, तो हमारा भी कोई गुरु होता है, हम उसके आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं ना भी। हम कोई मतलब कोई तो भी जो है पंडित जी वगैरह, उनको खास मानते हैं अपना। कोई काम शुरू करने से पहले पंडित जी को बुलाते हैं घर भी, हम ये काम करने जा रहे हैं तो उसको कुछ दान। तो उनके इस्लाम धर्म में क्या था? खलीफा का पद आ जाता है भी। खलीफा में कोई एक उनका व्यक्ति रहता है, उसको खलीफा बोला जाता है। उस खलीफा से आज्ञा ली जाती है भी मैं आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा हूं, मैं राजा बनाऊं, तो वो आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। तो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं लिया। तो ऐसा तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा राजा बताओ, ऐसा अरब आक्रमणकारी जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी, बताओ। मैंने ये किया है, तुम्हें बताया क्वेश्चन। अब तुम्हारा पता चल जाएगा तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते। कौन से राजा खलीफा के पास पहुंचा, उन्होंने सुल्तान की भी उपाधि ली थी? अब मेरे को कंफ्यूज मत करो तुम, पूरा कॉन्फिडेंस। क्या ली उन्होंने? सुल्तान की उपाधि ली थी। जो किसके पास पहुंचा? खलीफा के पास। अब जो है उनकी एक परंपरा बन गई थी भी, जो खलीफा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचता है ना, वो सुल्तान कहलाता है। सुल्तान की उपाधि लेते हैं, खलीफा देता है। परंतु कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक है जो, वो तो दास ही था, एक नॉर्मल दास था। किसका था? मोहम्मद गौरी का। वो छोड़ के चला जाता है और कहते हैं कुतुबुद्दीन अपनी जो राजधानी घोषित कर देता है, किसको? लाहौर को। अब कब करता है मेरे बच्चे? जो गुलाम वंश की नींव रखता है वो कब रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। 1206 में किसकी? गुलाम वंश की नींव रखता है। इस दिन मतलब सन लिख लेना मेरे बच्चे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। 1206 तक, सिर्फ 1206 गुलाम वंश की नींव कब रखता है? 1206। ऊपर मैंने तुम्हें ये बताया भी, दिल्ली सल्तनत काल जो शुरू होता है वो 1206 से 1526 तक। वहां 1526 बहुत बाद में आएगा, 1526 तो लोधी वंश के बाद में आएगा। क्लियर है? तो वहां तो वो बातें याद रखनी है, यहां रखनी है भी। गुलाम वंश की नींव कब रखता है? 1206 ईस्वी में रखता है। कब रखता है? 1206 ईस्वी में। कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो राजधानी किसको बनाता है? लाहौर को। अजमेर वाला क्षेत्र भी उसके अंडर में, चौहान के अंडर में था अजमेर वाला क्षेत्र, तो उसके अंडर में आ गया अभी। ठीक है। उसके बाद जो कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसके बारे में कुछ बातें हैं मेरे बच्चे। एक तो इसने, पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ, फिर हम पॉइंट लिख लेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार तुम्हें पता ही है सभी को, दिल्ली में है। सुन लो, हम सारे पॉइंट लिख लेंगे। कुतुब मीनार के बारे में एक उन्होंने जो है, एक क्या बनाई? मस्जिद बनाई है, जो है कुबत उल जो है एक इस्लाम, जो उन्होंने एक मस्जिद बनाई है, वो भी दिल्ली में है। एक इन्होंने क्या बनाया? हाँ, अजमेर वाला क्षेत्र है, उसमें उन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम से तुम याद करते हो। ये किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैडम 2.5 दिन का क्या रोल है? 2.5 दिन में तैयार कर दिया था मेरे बच्चे। क्या कर दिया था? ये ने तैयार कर दिया था। वहां कोई विश्वविद्यालय हुआ करता था, मतलब जो है उसको उन्होंने चेंज करवा दिया, मतलब उसकी जो छत बदलवा दी, मस्जिद की तरह बना दी, झोंपड़े की तरह बना दी। मतलब सारा तो 2.5 दिन में कैसे तैयार हो? मतलब उसको तुड़वा के, इसका जो शासन था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कहते हैं वो 2.5 दिन में उन्होंने तैयार करवा दी मस्जिद को। 2.5 दिन का झोंपड़ा जिसको नाम दिया गया, 2.5 दिन में वो तैयार हो गई थी। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, उसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी, परंतु उसने पूरी नहीं करवाई, वो आगे इसका दामाद करवाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इतना याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं इसके बारे में। एक इसको लाख वक्स बोला जाता है। लाख वक्स क्यों बोला जाता है? कहते हैं ये लाखों का दान किया करता था भाई, ये दान बहुत किया करता था, तो इसको एक नाम से बोला जाता है भी। लाख वक्स जो है दिल्ली सल्तनत में किस राजा को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसके बारे में 4 पॉइंट है। एक तो इसको क्या बोला जाता है? लाख वक्स। लाख वक्स क्यों बोला जाता है? ये लाखों का दान किया करता था। ठीक है। एक इसने क्या बनाया अजमेर में? 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो 2.5 दिन में तैयार हो गया था। ठीक है। एक इसमें दिल्ली में उन्होंने किसकी नींव रखी? कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव रखी। नींव रखी है, ना कि पूरा करवाया है। नींव लिखेंगे हम पॉइंट ये। उसके बाद कहते हैं भी ऐसा दिल्ली सल्तनत का जो राजा जो घोड़े से गिरकर जिनकी मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहते हैं ये पोलो खेल रहा था। कहते हैं ये इसकी मृत्यु हो जाएगी 4 साल के बाद। अब लिखो इसके 4 साल के बाद ये क्या कह रहा था? पोलो खेल रहा था, जो है चौगान जिसको बोलते हैं, जो घोड़े पे बैठे बैठे वो होती है, स्टिक सी होती है, उससे तुम देख लेना, दिखा देगा, उससे खेल रहा था। तो कहते हैं भी ये गिर जाता है और इसकी गर्दन जो है ना वो मुड़ जाती है और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोला गया है। तो तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भी, ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा जिसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये 4-5 पॉइंट है, मैंने बता दिए, ये हम सारे सारे लिख लेते हैं। ठीक है। अरे गुलाम बख्श की जो है संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की? 6 में। अब लिखो, लिखो मेरे बच्चे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। लाख वक्स कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में ढाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। नींव रखी। इसकी मेरे बच्चों इसने एक जो है मैं बता देती थी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताती हूँ। इसने दिल्ली में लिखा, कुव्वत उल इस्लाम जो है एक मस्जिद का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ये एक मस्जिद है मेरे बच्चे, मस्जिद, मस्जिद है ये। मस्जिद है, याद रखना। कुव्वत उल इस्लाम से नाम से है, मस्जिद है। इसका भी निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। क्लियर मेरे बच्चे? चलो अगला पॉइंट लिखो इसके बारे में। कहते हैं भी कुतुबुद्दीन जो ऐबक की 1210 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु किस लिए कैसे हुई? ये चौगान मेरे बच्चे, चौगान या पोलो दोनों एक ही है, खेलते हुए हो गई थी।
मैं इसकी फिर लिख रही हूं, घोड़े से गिरकर, घोड़े से गिरकर, क्योंकि जितना मैं लिखती हूँ इतना ही तुम लिखते हो, मेरे को पता है। तो चौगान या पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। घोड़े पे बैठ के खेल रही थी। ठीक है, क्लियर? ये इसके की पॉइंट है। क्लियर मेरे बच्चे? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। और इसके बारे में एक खास बात याद रखना, मैंने तुम्हें बोल तो दिया था परंतु अभी नहीं लिखा मैंने। एक इसने क्या नहीं ली, सल्तनत की उपाधि नहीं ली। ये खलीफा के पास गया ही नहीं था। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। हाँ, अगर पूछे भी इन्होंने सुल्तान की उपाधि ली, नहीं, ये खलीफा के पास गए नहीं तो इसको उपाधि मिली नहीं थी। तो इसको मान लो, ये तुम याद रखना कैसे, बगैर सुल्तान की उपाधि लिए, तो याद रह जाएगा तुम्हें। ठीक है, बगैर सुल्तान की उपाधि लिए। ये क्या है मैडम? क्योंकि आगे हम इल्तुतमिश का जिक्र करेंगे, बलबन का जिक्र करेंगे, तो वो सुल्तान की उपाधि लेने जाएंगे किसके पास? खलीफा के पास। ठीक है, ये सिर्फ संस्थापक लिखना है। गुलाम बख्श का वास्तविक संस्थापक जो होगा वो इल्तुतमिश होगा। ठीक है, क्लियर? बगैर सुल्तान की उपाधि लिए। मैंने तुम्हें सारा बता दिया, वे सुल्तान की उपाधि किससे लेते? खलीफा से लेते हैं। ठीक है, चलो क्लियर? अभी आगे पढ़े, चलो आगे कहते हैं भी इसकी मृत्यु कब होगी मेरे बच्चे? 1210 में होगी। तो इसके मेरे बच्चे बेटे भी थे इसका। हाँ जी, इसका एक बेटा था आराम सा। आराम सा किसका बेटा है? हाँ जी, कुतुबुद्दीन का बेटा है, का पुत्र है। तो बाप की मृत्यु हो जाए तो बेटा ही बैठता है गद्दी पे, तो इन्होंने उत्तराधिकारी इसको बना दिया था। कहते हैं भी इसे आराम सा को। कुतुबुद्दीन का जो बेटा है मेरे बच्चे, पुत्र है ये इसका आराम सा, तो इसको क्या बना देते हैं? हाँ जी, ये जो है शासक कब बन गया था? 1210 में। परंतु 1210 में ही इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करेगा मेरे बच्चे? हाँ जी, इल्तुतमिश जो है इसकी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। अब इल्तुतमिश कौन है मैडम? हाँ जी, ये क्या है? कुतुबुद्दीन का क्या है? दास दामाद, दोनों लिख लो, दास और दामाद दोनों है। बेटे की शादी कर दी, दामाद बन गया, पहले दास था कहते। इसने खरीदा था इल्तुतमिश को। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो। कुतुबुद्दीन की मृत्यु होगी कब? 1210 में। तो उसका पुत्र है अभी, ये राजाओं में रहा है अभी, जो राजा की मृत्यु हो जाए तो उसका बेटा ही बैठता है गद्दी पे। तो कहते हैं आराम सा बैठ गया था 1210 में गद्दी पे। किसकी? जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी थी उस पे बैठ गया। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं भाई इल्तुतमिश ना किसका था? कुतुबुद्दीन। उसकी हत्या कर देता है 1210 में। कौन? इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति कर देता है। अब तुम्हारे मन में आया इल्तुतमिश कहां से प्रकट हो गया बीच में मैडम? ये पहले ही था, ये तो पहले ही था। ये क्या था? एक दास था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। उन्होंने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद रखा था। परंतु बाद में क्या करता है, वो अपनी बेटी की शादी कर देता है इस इल्तुतमिश के साथ। ठीक है, तो क्या बन गया? शादी कर दी तो बेटी की दामाद बन गया। क्या बन गया? दामाद बन गया। तो दोनों लिख लेना, दास या दामाद। इल्तुतमिश जो अब 1210 में किसकी हत्या कर देगा? आराम सा की। नहीं, 10 में ही करेगा। किस में करेगा? 1210 में ही हत्या कर देगा। किसकी? आराम सा की। क्लियर? अब लिखो फिर गद्दी पे कौन बैठ जाएगा? हाँ, इल्तुतमिश लिखो। अगला नेक्स्ट जो राजा आएगा इल्तुतमिश। इसका सुमैसियद्दीन इल्तुतमिश भी बोला जाता है। तुम सीधा ही लिख लो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये गद्दी पर रहेगा मेरे बच्चे 1210 से लेके 1236 तक। ये गद्दी पे रहेगा
1210 से 1236। लिख लिया मेरे बच्चे? अब लिखो इसके बारे में। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक लिखना मेरे बच्चे, वास्तविक संस्थापक। साथ ये लिख लेना, दिल्ली सल्तनत के साथ ही इसके यहां डैश डाल के मैं यहां लिख रही हूं, गुलाम बख्श का भी वास्तविक संस्थापक, गुलाम बख्श का भी वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। कौन था मेरे बच्चे? इल्तुतमिश। जो क्या बनाएगा अपनी राजधानी, ये अपनी राजधानी दिल्ली बनाएगा। राजधानी किसको बनाएगा? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएगा। क्लियर है? किसका दामाद है? दामाद या फिर दास, कुतुबुद्दीन ऐबक का। वही लाइन यहां रिपीट हो जाएगी, ऐबक मेरे बच्चे। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये क्या लेगा मेरे बच्चे? खिलाफा जो है ना, हाँ जी, खलीफा से उपाधि लेगा सुल्तान की, क्योंकि उससे मिलने जाएगा और वहां से उपाधि मिलेगी सुल्तान की। और जो तभी ये वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा? वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। ठीक है? खलीफा से ये उपाधि लेगा। खलीफा तो तुम सारे जानते होंगे। अरे जानते हैं, नहीं जानते? अभी बताया तुम्हें। हजरत साहब की मृत्यु के बाद वहां जो है इस्लाम धर्म दो भागों में टूटता है, सुन्नी शिया में, और बाद में जो वो पद उभर के आता है वो खलीफा का पद उभर के आता है। ठीक है? अरे व्यक्ति है, कोई जानवर थोड़ी है। वो पद वो वडेरा हो जाए, वो जाए चला जाए, फिर कोई दूसरे व्यक्ति को कोई खलीफा बना दे। नाम दिया है भी खलीफा, जैसे ब्राह्मण बामण कह देते हो। बामण तुम ये थोड़ी कहते हो फलाना है दिकड़ा है, बामण बामण ही होता है। होता या नहीं होता? अरे पंडित जी बोलते हैं तो पंडित जी व्यक्ति को ही बोलते होंगे, वैसे खलीफा व्यक्ति को बोलते हैं। वो बहुत कंफ्यूज होते हो तुम, है ना? तुमने कभी ये सोचा है मैं कौन हूं? सोच के देखियो, तुम्हारा दिमाग ना घूम जाए तो भाई मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं? तो कुछ भी नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं है ना। सोचिए तो हम क्या है? कुछ भी नहीं है। भी क्यों कर रहे हैं? क्यों भाग दौड़, सुबह चढ़े बस में, फिर आए, फिर लगे हुए हैं, क्या लेना देना? सन्यासी बने आराम से, वर्जन कीर्तन करते रहे। लाइफ तो वही होती है ना। आएगी मेरे बच्चे, ये लाइफ आएगी। कहते कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो सतयुग में तो सारे राम भजन में ही जुटे रहेंगे हम। अब वो आएगा कब मैडम? हमारी तो चली जाएगी, और मेरी तो तुम्हारे से पहले चली जाएगी। ठीक है? अरे क्लियर है? चलो मेरे बच्चे, लिख लिया? राजधानी बना दी, किसको बनाई? दिल्ली को। तो अब अधूरा काम कौन सा छोड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुब मीनार को। तब लिखो इसके बारे में, यहां लिख लो। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है मेरे बच्चे? याद रखना, ये भी क्वेश्चन तुम कंफ्यूज ना हो जाना। दिल्ली में है कुतुब मीनार। नींव कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है। इसका अभी तो मैं चलो तुम्हें थोड़ा सा बता ही देती हूँ, आगे जब जिक्र करूंगी तो तुम्हें लगेगा हाँ मैडम ने। जैसे तुगलक वंश पढ़ेंगे ना, तो फिरोज शाह तुगलक आएगा ना, तब वहां जिक्र किया जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक है ना, इस कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाएगा, उसकी मरम्मत करवाएगा, फिर 1 मंजिल और बना देगा, 4 मंजिला फिर 5 मंजिल कर देगा। ठीक है?
तो वहां तुगलक वंश में फिर जिक्र करेंगे, तो ये बातें ध्यान रखना, मैं वहां ये रिपीट करूंगी, ठीक है। अब कहते हैं भी इल्तुतमिश जो था ना, हाँ जी, अरे इतना एडवांस ना बोलो तुम, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसने एक जो है प्रणाली शुरू की थी, इक्ता जो है, इक्ता प्रथा प्रणाली, इक्ता प्रथा में जो प्रणाली शुरू की थी, इसने इक्ता प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा चलाई थी। क्या चलाई थी? इक्ता प्रथा चलाई थी। ये इक्ता प्रथा क्या थे मेरे बच्चे? ये राजस्व इकट्ठा करने का एक जरिया था। ये राजस्व क्या है मैडम? रेवेन्यू है मेरे बच्चे। रेवेन्यू क्या है मैडम? क्या है तुम बताओ फिर? इतना तो टैक्स बदल गए। चलो, राजस्व क्या होता है? अरे हमें देश चलाना है तो देश के लिए पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? वही जो काम किया था इल्तुतमिश ने, शासन चलाना है, तो ये पैसे कहाँ से लिए जाए? तो लोगों को जमीन दी गई, उस जमीन के बदले कुछ चार्ज लिया गया और वो पैसे इसमें इकट्ठे किए गए, तो वो इसको इक्ता प्रथा बोला गया। क्या बोला गया? इक्ता प्रथा बोला गया। पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया था। इक्ता प्रथा क्या थी? पैसा इकट्ठा करने का एक जरिया था। जैसे टैक्स वगैरह हमारे यहाँ होते हैं, वैसे ये प्रणाली थी, ठीक है। कुछ चार्जिंग लिए गए अलग अलग जो है जमीन वगैरह से, उनसे, और वो पैसे जो राजस्व में इकट्ठे किए गए, और बाद में जो शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। क्लियर है? अरे क्लियर है? कहते हैं इन्होंने एक, ये क्या थे, तुर्क ही तो थे, इन्होंने एक जो है 40 तुर्कों को इकट्ठा करके एक जो है मंडली बनाई 40, जिसको है तुर्कान ए चहलगानी बोला जाता है। इसने क्या बनाई? एक, चलो मैं लिख देती हूँ साथ में पढ़ लेते हैं। इसने क्या बनाई मेरे बच्चे? एक, हाँ, चालीसा बनाई, जिसको चालीसा भी बोलते हैं। चालीसा में से वही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, जिसको क्या बोलते हो? तुर्कान ए। कई जगह चहलगानी होगा, कई जगह चहलगानी होगा। तुर्कान ए चहलगानी। इसमें कितने तुर्क थे? 40 तुर्क थे। 40 लोगों का एक मंडल था जो सेफ्टी पहुंचाता था, हर चीज देख रेख करता था, मतलब उनका ग्रुप था। जैसे अब केंद्रीय, आप पढ़ते हैं ना, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री होते हैं, राज्य सरकार में राज्य मंत्री होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट दिया होता है ना उनको, वैसे ही उनका था। यहाँ 40 का एक था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी बोला जाता है। तो ये क्या था? 40 लोगों का एक सरदारों का मंडल था। क्लियर मेरे बच्चे? क्लियर? तो उसका पूरा प्रबंध यही देखते थे। तो तुमसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इक्ता प्रणाली जो किसने चलाई? इक्ता प्रथा, इक्ता प्रणाली जो है किसने चलाई? इल्तुतमिश ने चलाई। तुर्कान ए चहलगामी किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। आगे हम इसी के बाद जो है मेरे बच्चे पढ़ेंगे, इसके बाद तो इसकी बेटी आएगी रजिया सुल्तान, वो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद बलवन पढ़ेंगे ना, बलवन आते ही इसको तोड़ेगा। वहां ये बताऊंगी भी तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किसने कर दिया? बलवन ने कर दिया। किसी ने बनाया, किसी ने तोड़ दिया, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन जोड़ के पढ़ लेना, ठीक है। तो क्लियर मेरे बच्चे? अब इसके बारे में और क्या खास बात है मैडम? एक इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इल्तुतमिश ने क्या चलाए? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। किसने? इल्तुतमिश ने। इसको मेरे बच्चे चांदी वाले जो थे ना, उनको टक्का बोला जाता था, और तांबे वाला उनको जीतल बोला जाता था। ये जो सिक्के थे मेरे बच्चे, जो चांदी के थे ना, उनको टक्का बोला जाता था, और जो तांबा का था ना, तांबा का, उनको जित्तल बोला जाता था, जित्तल कहा जाता था। ले लो क्या, जो उन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। जो चांदी के थे ना, उनको टक्का कहा जाता था, और जो तांबे के थे ना, उनको क्या कहा जाता? जित्तल कहा जाता था। तांबे में टीन मिला दे क्या बन जाता है? क्या बन जाता है रे? कांसा युग किसे कहा जाता है?
बस बात गोल होगी, भूल गए, मेरे को पता है, तुरंत आता जवाब। तांबा पहले आया, बाद में 3 मिलाया, तो तांबा याद रखना पहला क्या है, पाषाण काल है, उसको बोला है, फिर तांबे में 3 मिला दिया, कांसा बन गया, तो सेकंड आ गया, सिंधु सभ्यता आ गई, आगे फिर लोहा में वैदिक आ जाएगा। ऐसे याद रखा करो तुम तो गोल हो गए, अब सोचने लगे सिंधु पहले आया या पाषाण पहले आया। चलो क्लियर मेरे बच्चे, क्लियर है। अब क्वेश्चन है, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद मैं लाइन लिखूंगी। एक मंगोल जाति के लोग थे मेरे बच्चों, मंगोल थे, जो हमारे भारत के आसपास, तुम अगर करो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, तुम तो एडवांस बोल जाते हो मेरे से। चलो कहीं से फिर पढ़ के आते हो तुम, या पहले पढ़ रखा है? ऐसा तो है नहीं तुम अंतर्यामी हो। अच्छा वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात बोली है, सही बात है, करवाया था, वेरी गुड। अब सुनो, और सर ने तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, मेरे को पता है सर ने, मैंने सुनी है सर की वीडियो, अभी नहीं सुनी, बताऊंगी। सुनो मेरे बच्चे, हम कर रहे हैं अजमेर वाला, ये दिल्ली वाला क्षेत्र यहाँ आसपास का है, उत्तर भारत में पड़ता है, ये तो सारे जानते हैं। तो यहाँ जो है मंगोल थे, यहाँ क्या थे, मंगोल थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे है मेरे बच्चे भी, मंगोलों ने जो, मंगोलों में एक चंगेज खान नाम का व्यक्ति है जो मंगोल है, उन्होंने पहला आक्रमण किया था, वो किसके टाइम किया था, क्वेश्चन ऐसा आएगा। पहला मंगोलीय आक्रमण हुआ था, वो किसके टाइम हुआ, इल्तुतमिश के, और करने वाला कौन था, चंगेज खान था। तो क्वेश्चन लिख लो, बस इतना ही पूछा जाएगा। मंगोलों के बारे में ज्यादा नहीं कुछ पढ़ेंगे, बस हमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है एग्जाम के ओरिएंटेड। लिखो, पहला मंगोलों का आक्रमण किसके टाइम में, इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश किस वंश का है, गुलाम वंश का, ये बात मत भूलना तुम, ठीक है। इल्तुतमिश किस वंश का है, तो ये पहला पूछ सकता है, पहला मंगोलों का आक्रमण वंश कौन सा था, गुलाम वंश। क्वेश्चन घुमाएगा तो वो इस तरीके से घुमा सकता है, बस दे दे, मंगोला का पहला आक्रमण किस बस में हुआ, तो मुगल का गुलाम बस के साथ, और जो है चंगोल राजा कौन था, चंगेज खान था। चंगेज ही लिखा है कहीं, क्या पता मेरे को, यहाँ कुछ दिखाई देता है, बाद में देखती हूँ कुछ देता है। चंगेज खान था पहला मंगोलिया आक्रमणकारी, कौन था, चंगेज खान था, और किसके शासन में करता है, इल्तुतमिश के, ठीक है। अरे क्लियर है। अब कहते हैं भी जो है इल्तुतमिश की जो हत्या, मृत्यु हो जाती है 1236 में, जो शासन काल मैंने लिखा दिया ऊपर तुम्हें, 1210 से लेके 1236 तक कौन रहेगा, इल्तुतमिश रहेगा। तो 1236 में किसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की। तो कहते हैं भी उसके बाद उसका, उन्होंने अपने पहले, सुन लो, उसकी एक बेटी है रजिया सुल्तान, किसकी, इल्तुतमिश की, एक बेटा है सबुकुद्दीन जो है। तो उनके जो, मान लो पीछे का अगर सारा देखें तो पिताजी की मृत्यु के बाद बेटा ही बैठता है गद्दी पे, परंतु इल्तुतमिश को, उसको पता था भी उसका बेटा निकम्मा है। माँ बाप को तो पता ही होता है अपनी औलाद का। अब मुस्कुरा रहे हैं लड़के इधर। तो उन्होंने अपना जो कहते आने वाला जो राजा होगा वो मेरी बेटी बनेगी, जो शासक बनेगी वो मेरी बेटी बनेगी, ये बात है बोल के गए थे इल्तुतमिश। परंतु बाद में कौन भाई, बेटियों को तो वैसे ही पता ही नहीं होता हमारा घर कौन सा है, उधर वाले कह देते पराया धन है, उधर वाले कहते पराई आई है, अब पता नहीं भी पराई आए घर आए। तभी तो हमने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, भी हम अपने पैसे से क्या नौकरी लेके घर बनाएं और हम कह सके हमारा घर है। तो ना माँ बाप को पता चले भी बेटियां हैं, उधर ना सास ससुर को पता चले, वो कहे तुम्हें क्या जोर आता है, घर तो बनाया दिया है, उधर कहते हुए अब पता नहीं सिस्टम क्या है। तभी अब कहने लग गए, भी ज्यादा आवाज उठा लेते हैं तब कहते बेटियों के पंख लग गए अब। ये मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ी सी कहानी है, बता ही देते हैं, ये तो बातें चलती रहेगी। 3 जनवरी को क्या था मेरे बच्चे, पंख तो इसने लगाया था। 3 जनवरी को क्या था, आगा बताओ, फिर तुम कहते हो हम पढ़ते हैं।
सावित्रीबाई फुले का जन्म था। वो पहली महिला शिक्षिका, भारत की पहली महिला शिक्षिका। उन्होंने जान डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा लड़कियों को जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक वो आवाज नहीं उठा सकती, तब तक वो कुछ पढ़े लिखेगी नहीं। पढ़ लिख गए, ज्ञान हो गया, पॉलिटी पढ़ते हैं, पता है हमारे हक में कौन सा है, जीने का अधिकार हमें भी तो है। अरे है या नहीं है? हक मांगते हैं तब ये कह देते हैं ये बाहर क्या जाने लगी, 4 आंख क्या ले लिए। उस आंख की दिक्कत है, दिक्कत गड़बड़ कहीं नहीं है, दिक्कत उस गड़बड़ की है। और कह देते बेटियों को कुछ ज्यादा ही समझ में आने लगा, धन की मार करने लगी। अरे कहाँ ना करे, तुम बताओ, तुम ये अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, अगर तुम्हें माँ बाप से अलग कर दिया जाए और कह दिया जाए दूसरे घर रहना है, तुम रह लोगे? अब ये कहो मैडम ये तो सृष्टि है, चलाया ऐसा सिस्टम, पहले ऐसा ही था भी लड़कियों को ही जाना है अगले घर। क्यों जाना है मेरे बच्चे? ये हमारा था, पर्दा पहले नहीं था। मैंने एक दिन तुम्हें बताया था पर्दा प्रथा थी ना, वो नहीं थी। हमारी संस्कृति में नहीं है पर्दा प्रथा। कभी तुमने महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, द्रौपदी ने घूंघट किया? सीता ने किया? नहीं किया, बाद में चलाया लोगों ने, बाद में सिस्टम। मैंने बताया भी पहले पता ही नहीं होता था, क्योंकि इतना सिस्टम नहीं था। बेटी की जल्दी शादी कर दी, 10 साल की कर दी, 5 साल की कर दी, बहू आ गई, ससुर जो है 20 साल का है, 25 साल का है, बहू आ गई, उधर सास बच्चे पैदा करती जा रही है, उधर बहू आ गई, अभी भी हमारे मिल जाएंगे सिस्टम ऐसा। तो वो उसको रोकने के लिए चलाया था, भी ससुर को पता चले भी ये घूंघट निकाला था, ये बहू है, तो उसको रोकने के लिए सिस्टम रचा था। तो गलती तो हमेशा इस पुरुष प्रधान देश में ही रही है, पुरुषों में ही रही है। अब वो करने वाली समस्या यही थी और कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यही थी भी वो पर्दा कर ले और पता चल जाए भी ये सास है बहू। सिस्टम एक जैसा ही था, सारा गोलमाल था, तब ये चलाया है। और अब हटा दे, अब कहते बस 4 ज्ञान क्या ले लिया। अरे अब सिस्टम बड़ा हो गया, अब शादी नहीं होती। अब लड़के 30-30 साल के हो जाए, बहू 30 साल की है, लड़का भी 30 साल का है, ससुर 60 साल का हो गया, उसकी भी तो 30 में ही हुई है। तो अब तो डिफरेंस भी बहुत आ गया। तो अब पर्दे की जरूरत क्या है? खत्म करो सिस्टम को। अरे अब जरूरत ही क्या है? अब तो ससुर भी जानता है भी बहू है। और पहले कहते भी अंगने में बैठ जाते थे ससुर, तो ये हम उनसे पूछते हैं, हम भी पढ़ाते हैं तो पूछते हैं दादी और उनसे, तो कहते भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लाइट का सिस्टम नहीं था, लाइटें होती थी, कई बार तो सर की लग जाती थी लाइटें, कभी लाइटें गिर जाती थी, कभी सर फूट जाता था अंधेरे में, घूंघट इतना। मैं अब वाली बहुएं होती तो लाइटें को हटाती पहले, और वो भी हटाती नहीं, बुलाती, तुम हटाओ। हम क्यों हटाए? क्योंकि हमने पढ़ लिया है, 2 ज्ञान सीख लिया। तो मेरे बच्चे ये सिस्टम है ना, धीरे धीरे बदलेगा। जैसे हम पढ़ के आए, कौन सा पढ़ा हमने? सभ्यता पढ़ी, सिंधु सभ्यता पढ़ी, तो वहां मैंने तुम्हें बताया मातृसत्तात्मक समाज था। माता की एक जननी होती है। मैं ये नहीं कहती यार मेरे बच्चों, तुम्हें ये नहीं कहे भी मैं ज्यादा इनका पक्ष ले रही हूँ, इनका भी मैं नहीं लेती, तुम्हें पता है लड़कियों का मैं बहुत कम लेती हूँ, लड़कों का ले लेती हूँ। क्यों नहीं लेती इनका सिस्टम? अब ये भी नाराज हो जाएगी मैडम, एक देखो हमारा पक्ष नहीं, इनका पक्ष इसलिए नहीं लेती मेरे बच्चे, इनका ना कुछ गलत यूज भी करते हैं लोग, इन चीजों का गलत यूज। अभी भी हम बैठे थे तो हम बातें कर रहे थे, मान लो जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो ये मेरे घर वालों को समझना चाहिए ना, मैं पढ़ी लिखी हूं तो मैं बाहर काम करूंगी, मेरे घर वाले एडजस्ट करें ना। बहू बना के वो लेके गए तो उनको बताया ना मेरे घर वालों ने भी हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, बताया ना। पहले उनका दिमाग कहां था भी पढ़ी लिखी है तो वो कुछ करेगी, बाहर जाएगी, तो वो एडजस्ट करेगी या मैं करूं? अब वो कहे गोबर गेड़ भाई खेत में जा, मैं नहीं जा सकती। धीरे में तो सब कुछ होता है, हो सकता है मैं गोबर डाल के आती हूँ, अरे बाहर लड़ाई होगी बंद कर दे ना, नहीं सुनेंगे लड़ाई। तो धीरे में तो सब कुछ होता है। गोबर डाल आती हूं, मैं डाल के आती हूँ, तुम्हें हमेशा बताती हूँ मैं गोबर डालती हूँ, परंतु स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी। दिक्कत क्यों हुई? वो एडजस्ट नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा मेरी सास को, मत, आपको पता ही नहीं है मैं बीएड क्या है, मेरे हस्बैंड को ही नहीं पता। दिक्कत वहां हुई
तो मैं घर आके कहती भाई तुमने गलत किया है, और पहले फोन पट्टे थे नहीं, मैंने फोन नहीं किया, मेरे हस्बैंड को शकल से ही नहीं देखा, मैं वो पहली वाली सत्री हूँ जो शादी करके गई तभी दर्शन किए भाई ये मेरा आदमी है। अब तो सिस्टम गोलमोल है, सारा पता ही चल रहा है। तो मेरे बच्चे क्या क्या गया अब चल पता क्या हो गया, तभी चल रही है शादी, पता होता तो चलती नहीं, ये बात कहना चाह रहा हो। तो मेरे बच्चे ये सिस्टम जो मैं बताऊं तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। इन बेटियों को ही कहना चाहूं भी तुम अगर ये चाहते अभी पढ़ लिख के गए जब तो सब कुछ तुम्हारा है, नहीं तो हर काम करना हमें पड़ेगा। ये माँ बाप अब जो है हम क्या देते हैं, अभी सासुएं खराब होती है, कोई खराब नहीं होता, सिस्टम खराब है, उन्होंने जैसा देखा वो वैसे बर्ताव कर रही है, उनकी सासुओं ने उनके साथ किया ना वो वैसा ही हमारे साथ करती है, उनको सिस्टम का पता नहीं होता। सिस्टम अगर हम समझाए, मैं समझाती हूँ, मेरी सास को हमेशा कहती हूँ भी अगर काम कहे ना, घर का काम कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं मानती। 4 घंटे एक हम डेली अगर 5 बजे उठे 10, 12, 11 बजे तक काम हो जाता है, आराम से काम किया, नहाया धोया, खाया पिया, रजाई तान के सो गए 2 घंटे, फिर उठे, फिर काम किया, फिर खाया पिया, फिर सो गए, बस काम ही। पढ़ाई वाले को कितना नंबर कम आ गया, कितना सिस्टम। मैं ये कहती काश मैं ना पढ़ती, मैं भी कहती हूँ ये बात, काश मैं ना पढ़ती। तो तुम्हारे मन में विचार आते हैं ना, मेरे मन में भी आते हैं। मेरी बहन कम पढ़ी है तो वो ये सोचती है, उनके सिस्टम उल्टा हो गया, उधर बैंक में लगा तो वो कहती मैं पढ़ती तो मैं सरसा पढ़ाती, अरे मैं मेरी वाली ले ले पढ़ाई, तो वो कहती नहीं तुम ठीक है, बाहर चली जाती है, घर तो यही बातें होती है, कुछ नहीं होती है, हमने बना रखी है, हम उसको काम करना है तो करना ही है। मेरे बच्चे काम से जब तक तुम काम से डरोगे ना, वो काम तुम्हारे इतना डराएगा, तुम्हें खौफ हो जाएगा तुम्हारे भी काम पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है काम, कुछ भी नहीं। मैं सामने दूध धड़ाके से अब मेरी सास को कहती हूँ भी काम कुछ भी नहीं है, 2 घंटे में कैब इतना काम कर दे, रोज डेली आना, डेली नए नए सुनना, काम दबा जल्दी जल्दी काम। मान लो जिसका हो गया है, अब मेरा पढ़ाई का हो गया तो हमेशा मैं तुम्हें कहती हूँ मेरे कोई प्रेशर नहीं है अभी इतना, मैं एक ही कुतुबुद्दीन ऐबक की घुमा देती तुम्हें, अभी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बताती हूँ ना, तो कोई उन्होंने कह नहीं रखा मेरे को भी तुम्हें एक्स्ट्रा बताओ, मेरे को शौक है भी चीज मैं बताऊं, जितना मेरे को ज्ञान है मैं बच्चों को बता दूं, वो कुछ सीख जाए। तो ये शौक होना, जब तक तुम्हारे में कोई चीज का शौक नहीं होगा ना, पढ़ाई का शौक नहीं है ना मेरे बच्चे, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। शौक पालो, चाहे वो काम का हो, पढ़ाई का हो, शौक सारे रखो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ाई का भी हो, काम का ही हो। मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ भी तुम ये नहीं है भी सारे 24 घंटे कौन पढ़ता है, 8 घंटे कौन पढ़ता, 12 घंटे, 4 घंटे ही बहुत होता है। अगर हम सही शिद्दत से माइंड काम कर रहा है ना, तुम रोटी बना रही हो, मैं कहती रोटी बनाते जाओ और पढ़ रखा है, जैसे आज कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या क्या खास बात थी, वो लाख वक्त था, उन्होंने नींव रखी, ऐसे बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ, वो याद रह जाएंगे, काम कर जाओ, घर वाले खुश, और बाहर वालों को ये लगेगा इनके तो काम भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो सारे खुश, सारे खुश, तो फिर लड़ाई किस बात की, तुम्हारा मन खुश रहने लग जाएगा। अभी सारे कहते हैं मैडम आपके प्रेशर नहीं है, प्रेशर है, परंतु मैं मानती नहीं उस बात को। मैं पढ़ लेती हूँ, बहुत कम पढ़ती हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ती, बस तुम्हें पढ़ाना है, बस वो 5-10 मिनट देख के आती हूँ, परंतु पहले पढ़ा है मैंने, ये नहीं है भी पहले पढ़ा नहीं आज मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ, नहीं, पहले पढ़ा है। बस ये होता है मैं पॉइंट पॉइंट की लिख लेती हूँ, भाई कई बार कुछ ना छूट जाए, बच्चे ये सोचेंगे ये और था मैडम भूल गई, मैं कोई और कहानी बता दूं बीच में, तो कुछ पॉइंट टू पॉइंट वो दे देती हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, इंटरेस्ट सबसे बेस्ट होता है। जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं पालोगे, चाहे कोई दुनिया का काम हो, तुम्हें उस काम में मन ही नहीं लगेगा। गोबर वाला बटला होता है ना, उसमें वजन होता है, तुम्हें नहीं पता, इनको पता है, उसको शौक से घेर के आए ना तो ठीक है, नहीं तो वो दूरी होती है ना, वो बहुत लंबी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। पहले मेरे को डर लगता था क्योंकि मैंने कभी डाला नहीं था मेरे मायके में, मेरी बहन थी, मेरी माँ थी, और बेटियां मान लो कई घरों में होता है कम ही काम करती है, कई घरों में बेटियां बहुत काम करती है, तो मैं कम वाले में थी, हमेशा मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से ठीक ठाक रही है। तो मेरे को ना हमेशा ये लगता था भी गोबर डालूंगी, वहां बात होगी, जो तुमने देखे ना बठले लेडीज जताई करती रहती है भी कौन आया क्या होया, लेडीज में तो वही सिस्टम होता है, तो वो मैंने देखा नहीं, वो सारा वजन लगता था, तो ये लगता मैं यार ये फालतू का काम है गोबर डालना, तो मेरे को वो फालतू का लगता था। बाद में मेरे को घर में लड़ाई ये हो, मेरी सास कहती सारी बहुएं गोबर डालती, तू डालती नहीं है,
चल भाई मैं घर आती, मैं सिस्टम तो गड़बड़ हो गया। बाद में प्लान बनाया मैं चल गोबर, अब मेरी सास कहती है मैं चली जाऊं ना, मैं डाल के आऊंगी, तुम घर रहो। तो उनको हम ऐसे कहते हैं ना तो उनको लगेगा भाई काम तो हो ही रहा है, तो वो भी खुश रहने लगेगी, वो भी सोचती है बहुत क्यों करिए, मेरी सास मेरे से डबल काम करती है। अब मेरे को क्या पता चल गया, तुम बताओ क्या पता चल गया मेरे को? कमजोरी पॉइंट पता चल गया। अभी लड़ाई तो बाहर से आती है, तुम्हारी बहू बाहर क्यों नहीं आती? और बहुओं को दिक्कत है, उनकी बहू चली जाती है गोबर डालने, वो सुबह ही डाल आती है। अब मैं सबसे पहले गोबर मैं ही डाल के आती हूँ सबसे पहले मेरे गांव में, क्योंकि 7:30 तो मेरे को बस पकड़नी होती है, कोई नहीं जाता, बस कुत्ते हैं 2-4 गली के, मैं उनको रोटी डालती हूँ, वो मेरे साथ जाते हैं और गोबर मैं डाल के आती हूँ। और मैं इतनी खुशी से डाल के आती हूँ, मतलब कोई अंदाजा नहीं है उसका। उसको कहती हूँ रोटी बना, मेरी सास को कहती हूँ रोटी बना दे, मेरा टिफिन तैयार कर दे, मैं गोबर डाल आती हूँ, बाहरी काट आती हूँ, सब कुछ सिस्टम सही है। तब मैं ये सोचती हूँ भाई लड़ाइयाँ यहाँ होती है, घर वाले लड़ाई, सास को दिक्कत नहीं होती, लड़ाई पड़ोसी कराते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी बहू आती नहीं बाहर है, ऐसी कौन सी बहू है, कौन सी पढ़ रखी है, सभी की पढ़ रखी है, कोई +2 है वो भी MA BEd के पास है भाई, जब तक जॉब ना मिले गवर्नमेंट, और जो ना है वो तो है ही है। तब उनको बता देती हूँ। अब हमारे जो अगर उनके वहां भी खबर अलग होती है तो मैं हमेशा सिस्टम कंट्रोल में रखती हूँ, और हमेशा जो बात करते हैं ना वो मेरे को मेरे लेवल में ही बात करते हैं, नहीं तो कोई करता नहीं है, राम राम ही करता है। मैं भी अगले से राम राम ही करती हूँ, राम राम सभी से करती हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा। तो तुम्हें ये सिस्टम बदलना है, लड़कियों को मैं ये खास लिए ये बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें अगले घर जाना है, और सिस्टम कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा समाज जो है उस एरिया में तुम आती हो और उसी एरिया से मैं हूँ। तो ये ध्यान रखना, कई कुछ की पॉइंट होते हैं, मेरे बच्चे परिवार टूट जाता है, फिर हमें ये सोचते हैं भाई पढ़ाई क्यों की। तो ये लड़कों से ये कह रही हूँ, एडजस्ट करने में कोई वो नहीं है, मेरे बच्चे काम करो, काम तुम्हें भी करवाना चाहिए अपने माँ बाप को। और लड़कों को खासकर ये कहूंगी भी, लड़कियां तो भाई देखो हमें तो पता नहीं होता अगला जो सास ससुर कैसे हैं, अरे पता होता है, तुम्हें पता है हमारे माँ बाप का? नहीं पता होता ना, तो सिस्टम उल्टा है, तुम्हें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे माँ बाप कभी नहीं कहते भी दामाद आके हमारे पैर दबाएं, परंतु हमें कहा जाता है भी आगे सास ससुर के पैर दबाएं सेवा करें, क्योंकि हमारा वो बना दिया ना, सिस्टम बना दिया लोगों ने ऐसा। तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हमारे माँ बाप कभी बुलाना नहीं देते, मान लो मेरा कहने का मीनिंग है तुम्हारे वाले देते हैं बुलाना। तुम्हें ये खास बात कहूँ, जब भी तुम्हारी शादी हो, तुम बन जाओ, बड़े अफसर भी बन जाओ, तुम्हारे माँ बाप के पास, तुम्हारे पास इतना टाइम होता है मेरे बच्चे, तुम बैठ सकते हो। लेडीज के पास इतना टाइम नहीं होता, वो खुद का भी करती है, अपने उसके साथ बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों का भी करती है, पढ़ाई गई तो पढ़ाई का भी करती है, घर का भी काम देखती है, बैठने का टाइम नहीं होता। बैठने का टाइम, हमारे भी तो माँ बाप भी हैं, हम पीछे छोड़ के आए, उनसे भी तो कहते हैं तो पूरे दिन फोन पे लगे रहते, मैंने ऐसा सिस्टम भी सुना है भी पूरे दिन फोन में लगे रहते। तुम बैठना, तुम अब जाते हो ना तभी उनके पास 10 मिनट जरूर बैठा करो, माँ है क्या किया, माँ पैर दर्द कर रहे हैं दबा दूं, तो तुम्हारा सिस्टम फिर बाद में कभी गड़बड़ नहीं। माँ को पता होता अपनी औलाद का, फिर भी कहता पहले तो ठीक था अभी बिगड़ गया। अरे पहले ठीक कहाँ था, किस दिन पैर दबाई, मैं तो पूछ लेती हूँ भी कितने दिन हो गए दबाई, मैं ही दबाती हूँ बार त्योहार, बेटा ने कभी नहीं दबाई। तो मतलब ये सिस्टम होता है मेरे बच्चे, ये तुम कुछ बातें फॉलो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी खासी रहेगी। पढ़ाई सब कुछ होते हैं, सारे कोई IAS बन जाए जरूरी नहीं है, जो लिखा है वही मिलेगा, परंतु मेहनत करना हमारे हाथ में है। तो ये कुछ की पॉइंट याद रखा करो, ठीक है। लास्ट हम कहाँ थे, चंगेज खां का था। इल्तुतमिश इसकी जो क्या हो जाती है मेरे बच्चों, 1236 में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद इसका जो है बेटी आएगी एक रजिया सुल्तान, कल इसकी कहानी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है। इसका भी लव मैरिज वाला हंडा होगा, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो है इल्तुतमिश और जो कुतुबुद्दीन ऐबक 2 पढ़े हमने, ठीक है। क्लियर है, याद रह जाएगा। चलो पढ़ लेना भी, ये सारा मैंने कुछ बता दिया है। और जो है किसी को फालतू की बात लगे, बकवास लगे तो कोई बात नहीं, परंतु मैं आज का समाज है इसके लिए बताना जरूरी है। मैं मेरा एग्जाम्पल क्यों देती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ घटी है वही पता है ना मेरे को, तो पढ़ के नहीं देती मैं किसी का, मैं रियल एग्जाम्पल देती हूँ। और पढ़ाई को इंटरेस्ट बनाओ, इंटरेस्ट बन जाएगा, ये बातें हमने कर ली है। ये साथ जोड़ जोड़ के ये सारी बातें तुम्हें याद करना मेरे बच्चे, ठीक है। ये लो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अरे खुश हो।
खुश क्या है मैडम, तुमने तो जिंदगी का चक्कर डाल दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा हम कैसे भी क्या करें। तो कुछ बातें नहीं है, ये तो कोई बात आ जाती है तो एक गुरु ही होता है मेरे बच्चे, जो हर चीज़ सिखाता है। और मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मैं हर दिन हर कोई कह देता है मैडम दुखी है, जैसे कोई बच्चा बैठा है तो इधर ये कह देता है हमें ये बात है, ये बात है, वो है। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ भी मैं जो करती हूँ वही तुम्हें बताया, अभी मैं अब खुश हूँ। और पहले ये टाइम था अभी मेरे को, मैंने कहा अभी मेरे को गोबर डालना बहुत वो लगता था, अभी बेकार का काम है, फालतू का काम है, और वही आज खुशी देता है। मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैं ही जाती हूँ, तो ये लगता है भी हाँ कुछ है। तो सास भी खुश, मैं भी खुश, काम भी हो रहा है, और पड़ोसियों को जलन फील भी होती है भी गोबर सुबह डाल आती है जल्दी, और 7:30 वाली भी पकड़ लेती है। अब उनको उनके घर में वैसे लड़ाई, और पेपर भी क्लियर हो रहे हैं, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, पैसा भी कमा रही है। तो हमेशा दूसरों को कुछ दर्द, मतलब उनको महसूस फील कराओ भी तुमने तो फील कराया है। तो कमजोरी होती है ना, तभी हमें फील होता है, जब हमारी कोई कमजोरी नहीं होगी हमें फील ही नहीं होगा। जिंदगी को तुम्हें खुश लगेगी, और जिंदगी है मेरे बच्चे बार बार नहीं मिलती। ये तुमने साधु महात्माओं से सुना है, 84 लाख जूनी के बाद ही आती है, और वास्तव में ये सच्चाई है, इसको हकीकत मानना। जब साधु महात्मा जो बात कह गए ना वो सच्चाई है। एक विवेकानंद की थी, विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद सफर कर रहे थे, यूएसए में जा रहे, वो शिकागो में भाषण दिया। तो विवेकानंद को जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो किसी ने जो है, यूएसए जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरह था, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ना अभी, अरे डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, अरे मैडम ये कौन है? ट्रंप का नाम तो सुना ही है तुमने, यूएसए का क्या है ये, राष्ट्रपति है। क्या है? यूएसए का राष्ट्रपति है। तो उसकी तरह ही था, उन्होंने कहा क्योंकि विवेकानंद जो है भगवा पहनता था, टोपी जो तुमने पिक्चर देखी है वैसे ही गए वो। तो कहते भी आप कौन हो, टिकट दिखाओ। स्वामी विवेकानंद ने टिकट दिखा दी, और स्वामी विवेकानंद यूएसए गए क्यों? क्योंकि वो पैसा लाने गए थे, वहां से धन जुटाने गए थे, मैं भारतीयों की सेवा कर सकूं, तो कुछ पैसा बन जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ट्रेन कैसे चलती है? तो उन्होंने कहा भी कुछ इंजन काम करता है, कुछ ऊपर वाला काम करता है, तभी चलती है। तो ट्रंप की तरह वो बिगड़ गया। ट्रंप जो इंजीनियर है, तो वो कहता है ऊपर वाला कैसे चलाता है, इंजीनियर ने बनाई है, तेल से चलती है, कोयले से। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने, विवेकानंद ने कहा मैंने ऐसे थोड़ी कहा है, मैंने ये कहा भी कोयला, इंजन, तेल उससे चलती है, परंतु उस ऊपर वाले की तो पावर है ना, वो चाहे तो कुछ भी नहीं हिलता, यहाँ वो चला रहा है, तभी तो सांसें चल रही है। अब ये क्या दें, ऊपर वाला सांस कैसे चलाता है, रोक भी देता है वो। तो ट्रंप, उसको स्वामी विवेकानंद को क्या किया, नीचे उतार दिया ट्रंप की तरह। ट्रंप ने कहा ना टैरिफ लगा दूंगा भारत पे, भारत ने कहा उसको पता है अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, तभी वो कह देता है कई बार मोदी को, मोदी तो मेरे पिता समान है, डरता कहता है, नहीं ट्रंप कह दे मेरे पिता समान है मोदी। उसके बाद जो है कहते विवेकानंद को नीचे उतारा गया, और विवेकानंद नीचे उतर गए थे ट्रेन से। ट्रेन नहीं हिली थी, वहां से ट्रेन हिली नहीं थी, इतने महात्मा बुद्ध थे वो, मतलब महात्मा लोग थे, जो रामकृष्ण मिशन के क्या थे, भक्त थे, जो एक चढ़े हुए इंसान थे। तो मेरे बच्चों, इस भारत में जो दिया ना, भारत ने सबसे बेस्ट दिया दुनिया को, इससे बड़े महात्मा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ इस भारत में हम जन्मे हमारा भाग्य है, उसी भारत में हम हरियाणा में जन्मे सौभाग्य है, उसी सौभाग्य से भी सुपर सौभाग्य है मैं हम इस मान लो डिस्ट्रिक्ट में, इधर हमारा जो एरिया सबसे अच्छा एरिया है ये। कहीं चले जाना दुनिया का कोई एरिया, इतना सेफ एरिया और अच्छा एरिया नहीं मिलेगा। तो बिगाड़ हम रहे हैं, एरिया में कोई गुनाही नहीं है, हम बिगाड़ हम रहे हैं, हमारे कर्म, हम गलत सवाल उठा रहे हैं। तो तुम कुछ छोटी छोटी बातें पकड़ो, तुम्हें जिंदगी अच्छी लगेगी, जिंदगी जीना सीख जाओगे। थैंक यू मेरे बच्चों।